बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। नमस्कार श्रोताओं, आप जब प्रकृति की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, कुछ भिन्नता के बावजूद मूल रूप से समानता आपको हर चीज में महसूस होगी। फिर बात चाहे दिन और रात की हो, फूलों और पहाड़ों की, या फिर बर्फ और चांदनी की। किंतु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों कि जैसी आपकी मनस्थिति होती है किसी समय विशेष में, वैसी ही आपकी अनुभूति, अनुभव और स्मृतियां भी होती जाती हैं। हमारे यहाँ यूं भी संबंधों की ऊष्मा प्रगाढ़ता की मिसाल दी जाती है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम आज भी जीवन में संबंधों, रिश्ते नातों के महत्व को सहेजे हैं। ये कहानी जहाँ एक और वेदना, विरह, प्रेम को, मौन को अभिव्यक्त करती है, वहीं ये संदेश भी देती है कि प्रकृति के सानिध्य में भावनाएं भी उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। ऐसे में प्रेम में विश्वास व स्थायित्व ही दूरी को पाटने का साधन होता है। वहीं संबंधों की डोर को मजबूती प्रदान करता है। सबके जीवन में प्रेम व विश्वास की डोर आपसी संबंधों में दृढ़ता से जुड़ी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आइए सुनते हैं कहानी गोरी बर्फ पीली चांदनी। बगल के कमरे में सुकेशी रट रही है। हिमालय की एवरेस्ट चोटी संसार में सबसे ऊंची है। रश्मि धीरे से आकर सुकेशी की चोटी को उसके गले में लपेट देती है और शरारत करती हुई जिद करती है कि वो कहे, सुकेशी की चोटी सबसे लंबी है। 10 वर्ष की बालिका सुकेशी रश्मि की जिद से कुछ झुंझला उठती है। जिस हाथ से वो उसके कानों की खबर ले सकती थी, उसी से रश्मि के कथन की सत्यता को स्वीकार करती हुई वो लालटेन की बत्ती को थोड़ा नीचा कर देती है। लेकिन इस पर भी उसके चेहरे की हल्की लालिमा रश्मि की आंखों से छिप नहीं पाती। सुकेशी तनिक देर बाद रश्मि को समझाकर धीमे स्वर में कहती है, सुनो रश्मि, तुम्हें मालूम नहीं कि भाभी कितने महीने से बीमार हैं? सुबह सुबह तुम्हें ये क्या मजाक सूझा? रश्मि कुछ लज्जित हो जाती है। दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को वो दांत से काटने लगती है। उसने शायद महसूस किया कि सुकेशी दीदी ठीक ही कहती है। वो चुप बाहर निकल आती है। आंगन के पार जाती हुई सोचती जा रही है, मुझे इस तरह की कोई बात नहीं कहनी चाहिए। भाभी बीमार है, हो सकता है हमारा हंसना बोलना उन्हें अच्छा न लगता हो, और फिर वो तो रात दिन चाची और दादी के उल्हानों से ही दुखी रहती हैं। रश्मि कटी पतंग की तरह पलंग पर गिर पड़ी और मुंह को तकिए में छिपाकर लेट गई। सुकेशी लालटेन की बत्ती को कम करती जा रही है, इसलिए कमरे में धीरे धीरे प्रकाश भी कम होता जा रहा है। दिन निकल आया और इसी खुशी में चहचहाती हुई चिड़िया मानो खिले फूलों की मालाओं की तरह आकाश में उड़ने लगी है। रात सहमी सी कहीं जाकर दुबकना चाहती है। सुकेशी आंखें मलकर उठती है, कमरे से बाहर जाती है। वो आंगन में देखती है एक कौआ, शायद पहाड़ी कौआ, क्योंकि वो बिल्कुल काला है, छज्जे पर बैठा अपनी चोंच रगड़ रहा है। कक्कू बोला, कौए ने कांव कांव की। सुकेशी की भाभी ने करवट बदली। सुकेशी को धीरे से बुलाया उसने। सुकेशी अपनी भाभी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वही रोज की बात सुनकर आंगन में आती है। वो कौवे को संबोधित करती हुई बोल पड़ती है, उड़ जा रे, मेरे भैया आते हो तो भला। वैसे तो हर 15वें दिन चिट्ठी आ ही जाती है, जिसमें कोई खास बात नहीं होती। तब भी सुकेशी की भाभी उन चिट्ठियों को संजोए रहती है। जब कभी मन हल्का होता है, वो उन चिट्ठियों में उसी वाक्य को ढूंढने का असफल प्रयत्न करती है जिसमें सुकेशी के भैया के आने का संकेत हो। वाक्य मिलता नहीं। कौवे की कांव कांव सच्ची होती नहीं। सुकेशी स्कूल चली गई। आशंकित और भयभीत नीलिमा चुप लेटी है।
बाएं हाथ की अंगुली से वो जमीन पर चींटियों की रेंगती पंक्ति में कुछ रुकावट डालती है। वो देखती है चींटियों का आना जाना नहीं रुका। चींटियां अगल बगल से पहले की तरह चल रही हैं। वो अंगुली को उठा लेती है। चींटियों ने फिर उस जगह चलना शुरू कर दिया। नीलिमा कुछ गंभीर हो जाती है। वो सोचने लगती है कि उससे तो चींटी भी अच्छी हैं, जो अपना रास्ता खोजने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वो चींटी नहीं है, वो इंसान है। इसलिए विशिष्ट समाज में रहकर उसे वंश की सांस्कृतिक मर्यादाओं के धागों से बुने वस्त्रों को धारण करना ही पड़ेगा। और इसी में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना निहित है। उसकी निगाह बरबस आकाश की ओर दौड़ जाती है। रात के टिमटिमाते तारों को वो शायद ढूंढना चाहती है। वो देखती है तारों की अनुपस्थिति में अर्धचंद्र दिन का सफर तय करने के लिए अब भी अड़ा हुआ है। कितनी हठधर्मी है। पर हां, उसके अस्तित्व की सार्थकता भी तो इसी पर अवलंबित है। विचारों का सिलसिला चल रहा है। इतने में ही सांस के ताने जहरीली दवा के इंजेक्शन की भांति उसके शरीर पे चुभते हैं। भयंकर प्रतिक्रिया होती है, किंतु इस विषाद को पिछले कई वर्षों से पीती आ रही है, इसलिए वह सहन करने की आदी हो गई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब बस नमी छा जाती है। आंसू बहाने की सामर्थ्य अब उसकी आंखें खो चुकी हैं। किंतु यहां ना कोई देखने वाला है और ना समझने वाला ही। वैद्य जी भी कभी कभी अपने आप ही आ जाया करते हैं। 2-4 मिनट नब्ज देखकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ एक बार सुकेशी के भैया की उपस्थिति में ही आ पाए थे। इधर उनका भी आना बंद हो गया है। यह भी बात नहीं कि रुपए की कमी हो। हां, दिलों में अवश्य ही ऐसी गलतफहमी काई की तरह जम गई है, जिसने इस दंपत्ति की भावी प्रगति की किलकती संभावनाओं के आईने को धुंधला बना दिया है। सुबह होने से पहले अंधेरा बढ़ जाया करता है। निशा के अंतिम पहर में कैप्टन शैलेंद्र की आंखें खुली। हृदय का घाव कसका। उसने तंबू के झरोके को खोला। उसकी दृष्टि एक पल में घाटी की गहराई और शैल श्रृंगों की ऊंचाई नापकर बेबस लौट आई। आसमान में तारे जुगनू की तरह टिमटिमा रहे हैं। मनुष्य की विवशता पर वो एक लंबी सांस खींचकर चुप बैठ जाता है। जो जवान पहरे पर है चौंकता है। तंबू में झांक कर देखता है। वो कैप्टन शैलेंद्र आदेश देता है कि डरने की कोई बात नहीं है। जवान राइफल थामे तंबू के सामने फिर ज्यों का त्यों स्तंभित हो जाता है। यह पहली रात है जबकि कैप्टन शैलेंद्र सिर्फ 3 घंटे गहरी नींद सो सका है। बहुत संभव है उसने सपना देखा हो, लेकिन याद नहीं आता। उसकी धारणा दृढ़ होती जा रही है कि अब दुश्मन पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि उसे ऐसा सबक दिया जा चुका है जिसे वो जल्दी भुलाकर अपनी मौत को न्योता नहीं देगा। तो क्या उसे छुट्टी लेकर नीलिमा की उचित देखभाल करनी चाहिए? क्या उसका अपनी पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? रात के धुंधले अंधकार में प्रश्न खो जाते हैं। वो फिर झरोके से बाहर झांकता है। कुछ दूरी पर ऊंचाई से गिरते हुए झरने का कातर स्वर उसके कानों में आकर समा जाता है। तंबू के निकट ही खड़ा वृक्ष अपनी 2-3 पत्तियों को गिराकर कैप्टन शैलेंद्र को कुछ चौंका देता है। वो टॉर्च जलाता है। थोड़ी देर तक वो टॉर्च को जली ही छोड़ देता है। टॉर्च का उजाला तंबू के छोटे छोटे छिद्रों से छनकर बाहर निकल रहा है। कैप्टन शैलेंद्र ऊनी ओवरकोट पहनकर बाहर टहलना चाहता है, लेकिन इस वक्त बाहर निकलना उचित नहीं, क्योंकि प्रकृति बर्फीला अट्टहास कर रही है। वो ज्यों का त्यों उठकर बैठ जाता है। जलती हुई टॉर्च वो बंद कर देता है। उसकी स्मृति उसे घसीटे ले जा रही है और वो घिसटता जा रहा है। 25 साल पहले जब उसकी उम्र मुश्किल से 11 वर्ष की रही होगी, वो अपने बड़े भाई की बारात में गया था। फेरे फिर चुके थे। शादी की सभी रस्म रिवाज लेन देन पूरे हो चुके थे। अगले दिन विदाई की घड़ी आई। सुबह लगभग 8 बजे वो अपने भाई के साथ अपनी भाभी के घर गया। आंगन औरतों और बच्चों से खचाखच भरा था। चहल पहल की कमी ना थी। कुछ अधेड़ उम्र की औरतें उसके भाई से अजीब सवाल पूछ रही थी। उसका भाई किसी किसी सवाल पर आंख नीचे की ओर झुका लेता था, और जब ऐसा होता था तब वही उनको समुचित उत्तर देता था। औरतों को मुंह की खानी पड़ी। अचानक उसने देखा एक 8-9 साल की लड़की अंदर वाले कमरे से चुपचाप आई और बड़ी सफाई से कुछ लेकर अंदर चली गई। इधर सवाल जवाब का काम बड़ी गर्मी से चल रहा था। शैलेंद्र प्रश्न कर रहा था और उसकी भाभी की चाची उत्तर दे रही थी।
शैलेंद्र ने अपने सिर से टोपी उतारते हुए प्रश्न पूछा। अच्छा, ये कृष्ण जी गोपियों के साथ क्यों शरारत करते थे? जवाब मिला, क्योंकि कृष्ण जी शरारती थे। ये क्या बात हुई? ऐसे तो मैं भी कह दूं कि गोपियां भी शरारती थी, उनकी बांसुरी छिपा देती थी, तो क्या ये सही है? शैलेंद्र ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। जो लड़की अंदर कमरे में गई थी चटपट बाहर आकर बोली, और क्या गलत है? शैलेंद्र अवाक था। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पाकर वो भौचक्का रह गया। उसने चारपाई के नीचे देखा, साहस बटोरता हुआ बोल उठा, नहीं, मैं ही गलत कह गया। असल में मुझे कहना था कि गोपी कृष्ण जी के जूते छिपा देती थी। नीलिमा को काटो तो खून नहीं। लज्जा से उसका मुखमंडल लाल हो गया। उसने कनखियों से शैलेंद्र को देखा। शैलेंद्र भी बिना बात स्वयं को दोषी ठहरा रहा था। हालांकि ये उसकी जीत थी, लेकिन तब भी उसे लग रहा था जैसे इस छोटी सी घटना की चिंगारी ने उसके पूरे जीवन की संवेदनाओं को भस्म कर डाला था। वो बड़ा हुआ, शादी की बातचीत चलने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके भीतर दृढ़ निश्चय की सीपी बढ़ती गई। उस सीपी में धीरे धीरे किसी के प्रेम का उज्जवल मोती बनने लगा। और एक दिन वो मोती बाहर आ गया। घर और गांव के सभी व्यक्तियों को इसका आभास मिल गया, इसलिए जिद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। एक कठिनाई अवश्य थी और वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस उलझन से लड़की वाले बहुत ही चिंतित थे। अंत में हार कर ज्योतिष की मर्यादा के विरुद्ध काम हुआ, किंतु दो हृदयों में पली कामनाओं को तृप्ति अवश्य मिली। यही ऐसी वजह थी जिससे शैलेंद्र के घर वाले असंतुष्ट और सशंकित रहने लगे थे। यदि अशुभ बातों का संकेत अशुभ ढंग से ना किया जाए तो संयोग के तोते को अपनी इच्छा अनुसार सिखा पढ़ा कर बुलवाया जा सकता है, किंतु ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए परिणाम प्राय असंभावित रूप से अशुभ ही होता है। नीलिमा और शैलेंद्र परिस्थिति के ऐसे ही अस्थिर झूले में बैठा दिए गए थे, जिसकी रस्सियों में अंधविश्वासों की ऐंठने चढ़ा दी गई थी। इसलिए रस्सियों को ढीला छोड़ देने पर उन्हें धरती घूमती नजर आने लगी। कैप्टन शैलेंद्र विचार मग्न है। उसने अपनी डायरी निकाली, उसमें लगे नीलिमा के फोटो को आंख फाड़ कर देखता रहा। बहुत देर तक टकटकी बांध देखता रहा वो। फिर डायरी में ही रखी हाल में आई नीलिमा की चिट्ठी को पढ़ने लगा। चिट्ठी में पढ़ा उसने, बुखार अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। शरीर का हल्दी जैसा पीलापन न जाने क्यों कभी कभी विवाह के दिन की याद दिला देता है। इलाज कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन इसके माने ये नहीं कि आप अपने कर्तव्य की चट्टान से डिग जाएं। मातृभूमि की रक्षा करने का स्वर्ण अवसर पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का सुफल होता है, ये कभी मत भूलिएगा। वैसे मेरी तो यही अभिलाषा है कि आप विजय तिलक अपने मस्तक पर लगाकर घर लौटें। मैं इसी तिलक को देखकर अपना महाभाग्य समझूंगी, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैप्टन शैलेंद्र चिट्ठी का अंतिम वाक्य पढ़ते पढ़ते रो पड़ता है। उसे ध्यान आता है शायद पहरा देने वाला जवान तो उसकी सिसकियों को नहीं सुन रहा है। वो अपने उद्गारों को दबोच लेता है। उसका अंतर ज्वार घुटकर रह जाता है। कितनी विवशता है, कितनी बेबसी है। वो उठकर खड़ा हो जाता है, आंसुओं को रुमाल से पोंछता है, बाहर निकल कर आता है, देखता है सूरज पूर्वी क्षितिज पर हिम मंडित शैल श्रृंगों को गुदगुदाता हुआ उभर रहा है। उसके आलिंगन मात्र से दिशाओं के छोरों तक छाई गोरी बर्फ गलती जा रही है। और कृष्ण पक्ष का हंसुली जैसा पतला चंद्रमा मानो किसी के गले से बिछुड़कर अपनी पीली चांदनी को धुंधली कसमसाती यादों के रूप में दिन के उजाले में घोलने लगा। अभी आप सुन रहे थे कहानी गोरी बर्फ पीली चांदनी। रचनाकार थे सत्यदेव राजहंस, वाचन स्वर राजीव शर्मा का, कंपेयर तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।